बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इसराइल ने वो काम किया है जिसका ईरान ने थोड़े दिन पहले वार्निंग दी थी कि अगर हमारे एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया तो फिर खलीजी ममालिक में ऐसी सूरत हाल बन जाएगी। अब अमेरिका और इसराइल ने एक इंतहाई कदम उठाया है। इसकी वजह और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और रद्द-ए-अमल भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा पाकिस्तान से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आप तक मैं पहुँचा दूँ। इमरान खान साहब की बहनों की बिल्कुल मुलाकात नहीं करवाई गई। कल का दिन भी गुजर गया और बार बार उन्होंने मिलने की कोशिश की, लेकिन कई महीने गुजर गए, इमरान खान साहब की कोई खैर खबर नहीं है। इन्फॉर्मेशन सिर्फ वही बाहर आती है जो सरकार बताती है, और सरकार जो बताती है उस पर भरोसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि मौजूदा सरकार ने इतने झूठ बोले हैं, इतने फ्रॉड किए हैं कि इन पे भरोसा मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब से इनकी एक लड़ाई है और इनका बुग़्ज़, नफ़रत, ये सारा और दुश्मनी आपके सामने है। ऐसी सूरत हाल में इन पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ की एक आदमी के साथ बराह रास्त लड़ाई है और आर्मी चीफ ज़ाती हैसियत में उस शख्स को टारगेट करे तो फिर कोई गुंजाइश रहती नहीं है। पाकिस्तान का सारा निज़ाम जो है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने मफलूज है, और ये बात पाकिस्तान में कोई ढकी छुपी नहीं है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इमरान खान साहब को ईद पर पहनने के लिए जो कपड़े भिजवाए गए जेल में, वो कपड़े भी वापस भिजवा दिए गए। यानी इमरान खान साहब के कपड़े भेजे गए कि ये ईद के दिनों में इमरान खान साहब पहन लेंगे, लेकिन वो कपड़े वापस भिजवा दिए गए। दुश्मन अगर मिले तो कम ज़र्फ़ ना मिले, ये भी एक बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है कि ऐसा दुश्मन मिल जाए जो कम ज़र्फ़ हो। यानी ईद के कपड़ों का क्या मसला था, वो तो दिए जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि इमरान खान साहब के ईद के कपड़े जो भिजवाए गए वो भी वापस भिजवा दिए गए। अब इमरान खान साहब की रिहाई कैसे होगी, बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को जकड़ के रखा हुआ है वो तो छोड़ेंगे नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता, उनके सर्वाइवल का मामला है। उन्हें ये पता है कि अगर ये इमरान खान हमारे हाथ से निकल गया और इस तरह बाहर चला गया तो उसके बाद फिर हर दिन हम नीचे जाएंगे और हमारी शिकस्त का ऐलान हो जाएगा। वैसे तो ये अवाम में हार चुके हैं, लेकिन ये शिकस्त का ऐलान नहीं कर रहे। इमरान खान साहब तो डील करते नहीं, तो डील करके तो वो बाहर आएंगे नहीं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती नहीं है, क्योंकि एहतजाज के बगैर फिर कोई रास्ता निकलेगा नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाजी तहरीक खड़ी करने का इसलिए भी फैसला किया कि वो कहते हैं जी हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। हमने पूरी कोशिश की है, सलमान अकरम राजा साहब बैठे हुए थे, जुनैद अकबर साहब थे, शाहिद खटक थे, बाकी अयाज साहब थे और कुछ और लोग थे। तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पार्टी की काफ़ी मुशावरत के बाद इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान रिहाई मूवमेंट ईद के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं। अव्वल तो ये ने बहुत पहले करना चाहिए था, जब ये मुख्तलिफ जगहों पे रैलियां निकाल रहे थे। मैं तभी कह रहा था कि ये ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक मोमेंटम बन रहा है, अच्छे विजुअल्स बन रहे हैं, लेकिन इसका कोई ताल्लुक किसी तहरीक के साथ नहीं है। जो स्ट्रीट मूवमेंट है, वो जो इमरान खान साहब ने आज से कई महीने पहले कहा था, उसकी अलिफ बे भी अभी तक शुरू नहीं हुई, और अब ईद के बाद स्ट्रीट मूवमेंट का पहला कदम उठाया जाएगा। इससे पहले जो कुछ भी हो वो स्ट्रीट मूवमेंट नहीं थी, वो वैसे ही एक मूवमेंट थी, लेकिन जो स्ट्रीट मूवमेंट होती है उसके लिए पहला कदम ईद के बाद उठाया जाएगा। उसमें वो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की विलेज काउंसिल तक 272 कैंप लगाए जाएंगे। पहले मरहले में 1 लाख नौजवानों को और फिर उसके बाद बतदरीज 10 लाख नौजवानों को इस टीम का हिस्सा बनाया जाएगा, इन्हें रजिस्टर्ड किया जाएगा। अब आगे ईद आ रही है, ईद पे तमाम कैदियों की मुलाकातें होंगी, बड़ा बंदोबस्त किया जाता है, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकात का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। बैरूनी दुनिया से इमरान खान साहब का राब्ता कुल्ली तौर पे मुनक़ता है, और ये पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। इसकी जमात को अवाम ने 2/3 अक्सरियत दी है। इसके तमाम सूबों और वफाक के अंदर अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं। और देखिए, इनकी अपनी जमात में कुछ लोग ऐसे दिखावा करते हैं इमरान खान साहब की जमात में, जैसे वो इमरान खान पे एहसान कर रहे हैं और इमरान खान डील ना करके ज़्यादती कर रहे हैं। इस किस्म का लोग अब तासुर देते हैं। तो आसिम मुनीर साहब का कंट्रोल इस नौयत का है कि अब तसादुम के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बार कहा कि हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए, लेकिन बात बनी नहीं। अब सुहेल अफरीदी ने एक और कदम उठाया। एक तो ये सुहेल अफरीदी ने इसको लीड करना है। इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को कहा था कि आपने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करनी है। अब वो तैयारी शुरू होने वाली है, तो ईद के बाद सुहेल अफरीदी को लीड करना पड़ेगा। ये हलफ बर्दारी होगी, नौजवानों को इकट्ठा करेंगे। अगर 10-20 लाख नौजवान इकट्ठे हो जाते और वो इमरान खान को छुड़वाना चाहते हैं, मसला ही कोई नहीं है।
ये फिर बाकी कौम भी निकल आएगी। मैं जानता हूं ना, ये कौम इंतज़ार कर रही है एक मरतबा नौजवानों के बाहर निकलने का। अगर वाकई नौजवान बाहर निकल आते हैं लाखों की तादाद में और वो ये कहते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए, क्योंकि देखिए केस तो है ही कोई नहीं, अदालतों ने तो छोड़ना नहीं है जब तक कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट छोड़ने ना दे। तो ये तो दबाव मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर डालना है नौजवानों ने। जब नौजवान निकल आएंगे ना, ये ऑटोमेटिकली पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आएगा। लेकिन नौजवानों को यहाँ पे पहला कदम उठाना पड़ेगा। अब नाजरीन, अंदर की खबरें लीक की जा रही थी, खैबर पख्तूनख्वा हाउस हो, केपी हाउस हो, कहीं पे भी सीएम हाउस, और खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे अंदर से खबरें लीक की जाती हैं। आपको पता है एजेंसियों के बंदे हर जगह घुसे होते हैं, ख़ास तौर पे ये जो स्पेशल ब्रांच है ये तो काम ही ये करती है। तो सुहेल अफरीदी को इस बात का पता चल गया, उन्होंने पूरी की पूरी स्पेशल ब्रांच की टीम ही फारिग कर दी, निकालो उन्होंने कहा सारों को। और फ्रंटियर के जो रिजर्व पुलिस है इसके 53 नए एहलकार उन्होंने तैनात किए हैं और स्पेशल ब्रांच को फारिग किया है, जो अंदर का डाटा, अंदर की खबरें, सियासी फैसले और ये सारी चीज़ें लीक कर रहे थे। तो सुहेल अफरीदी साहब ने एक अहम कदम उठाने से पहले, कि इससे पहले कि लिस्टें बने, रजिस्ट्रेशन हो, नौजवान शामिल हों, सबसे पहले तो इनको फारिग किया जाए, तो उन्हें फारिग कर दिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आपको मालिक साहब को आप जानते होंगे, प्रोग्राम करते हैं टीवी पे। तो मालिक साहब ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के सामने बैठकर गिरेबान पकड़ने की बात की थी। छोटी मोटी खबर थी, मईशत में थोड़ा उतार चढ़ाव आ रहा था, तो उस वक्त के वजीर आज़म का इन्होंने गिरेबान पकड़ने की बात की थी। तो इमरान खान ने बड़ी कुशादा दिली से वो बात सुनी भी और उसका जवाब भी दिया। लेकिन आज वही मालिक जो है वो एक जहाज़ खरीदे जाने पे उन्होंने 17 सवाल किए, उनका प्रोग्राम ही बंद कर दिया बीच में और उनको धमकियां भी लगा दी, वो प्रोग्राम चला ही नहीं। तो आप अंदाज़ा करें कि यहाँ जमहूरियत है या नहीं, और इमरान खान इनसे कितना बेहतर आदमी था ये भी आप अंदाज़ा कर लें। मरियम नवाज़ इस मुल्क की, ऐसा लगता है मरियम नवाज़ और उसका बेटा इस मुल्क की नई मुकद्दस गायें हैं। यानी इससे पहले बहुत सारी मुकद्दस गायें हमने देखी हैं, अदलिया में बहुत सारी मुकद्दस गायें आकर बैठ जाती हैं, पाकिस्तान के जर्नैल जो हैं वो मुकद्दस गायें बन जाते हैं। अब मरियम नवाज़ और उसका बेटा भी मुकद्दस गाय है पाकिस्तान में, ये एक नई मुकद्दस गाय है, इनका भी जो है वो एहतराम किया जाए, इनके तकद्दुस का ख्याल रखा जाए, इनसे सवाल ना किया जाए। देखिए सवाल तो छोटा सा है ना कि जहाज़ लिया क्यों और जहाज़ लिया कैसे, तरीक़ाकार बता दें, फिर ये किसके नाम पे है, फिर ये जहाज़ का इस्तेमाल कौन कर रहा है, ये यूरोप कौन लेकर गया, फिर किसको उजलत में वापस बुलाया गया, एक कहानी क्या है। छोटे छोटे सवाल हैं, पूरा सोशल मीडिया पूछ रहा है, पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है। इन सवालों के जवाब देने की बजाय प्रोग्रामों की बंदिश, बस ये इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं है। हालात इनके ये हैं कि वैसे ये जहाज़ भागने के लिए, मैं आपको बताऊं, ये भागने के काम आएगा। ये जो गैर मुल्की पायलट से इन्होंने भर्ती की है ना, इन्होंने पहली फ्लाइट से निकल जाना है। जैसे ही हसीना वाजिद वाला कोई सिनेरियो पाकिस्तान में होगा, ये सबसे पहले भाग जाएंगे। और गैर मुल्की पायलट इसलिए रखेंगे, पूछने वाला कोई नहीं होगा, उनको लेंगे और निकल जाएंगे। ये दुनिया की वाहिद वज़ीर आला है जिसके पास अय्याशी के लिए इतना शानदार और महंगा जहाज़ है। किसी और वज़ीर आला के पास इतना महंगा और अय्याशी वाला जहाज़ पूरी दुनिया में नहीं है, बल्कि बड़े बड़े अमीर ममालिक के हुक्मरानों के पास ऐसे अय्याशी वाले जेट नहीं हैं प्राइवेट, जैसा इस अय्याशी वाली वज़ीर आला के पास अय्याशी वाला जहाज़ है। अब मेयो अस्पताल में एक इकलौती एंजियोग्राफी की मशीन रह गई थी, पहले बाकी ख़राब हो गई तो एक ही रह गई थी, वो भी नाकारा हो गई। ये जनाब सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेयो हॉस्पिटल, वहाँ पे एंजियोग्राफी की एक बेसिक मशीन होती है, वो भी नाकारा हो गई। लेकिन जहाज़ चाहिए। हेल्थ वर्कर हो, एजुकेशन के अंदर काम करने वाले लोग हों, टीचर्स हों, या सुथरा पंजाब के बेचारे वर्कर हों, वो सारे कई महीनों से तनख्वाहों के लिए रो रहे हैं। आम आदमी को, गरीब को तनख्वाह नहीं मिल रही। बेशुमार बच्चे जो है, 1 करोड़ बच्चा है वो स्कूलों से बाहर है पंजाब में, लेकिन 11 अरब रुपए का अय्याशी वाला जहाज़ चाहिए। अब जहाज़ लेके एंजॉय कर रहे हैं, तो जब तक कौम नहीं पूछती तब तक मौजा ही मौजा। वैसे तो इदारों ने इन्हें मुकद्दस गाय बना दिया है। अब आ जाए नाज़रीन इंटरनेशनल उस खबर की तरफ जिसने अब एक नई सिचुएशन क्रिएट कर दी है। इसराइल ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर दिया अमेरिका के साथ मिलकर। ये वो हमला है जिस पे ईरान ने खबरदार किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा कि हम जब चाहें पूरे ईरान की बिजली बंद कर सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हम ये करना नहीं चाहते, क्योंकि हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो ईरान को बहुत साल लग जाएंगे वापस अपने पैरों पे खड़ा होने में। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी दबाव में है।
पूरी दुनिया से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही। माजी में जितने अमेरिका के इत्तेहादी थे वो हाथ खड़े कर गए हैं कि जनाब हम इस लड़ाई में नहीं आते। पहले वो खामोश रहे, फिर इक्का दुक्का बोलना शुरू हुए, फिर उन सब ने इकट्ठे होकर अनाउंसमेंट कर दी, खासतौर पे जर्मनी ने, फ्रांस ने, बरतानिया ने, जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने, हत्ता कि जनूबी कोरिया भी साथ खड़ा नहीं हुआ, चाइना ने भी कह दिया, रशिया ने भी कह दिया, दुनिया की सारी बड़ी ताकतें अमेरिका को अकेला छोड़ गई, इवन कनाडा भी। कोई अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ, एक आलमी तन्हाई का शिकार हुआ अमेरिका। अरबों की नज़र में अमेरिका की इज्जत वैसे ही जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि व्हाइट हाउस में कशीदगी पैदा हो गई, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, जेडी वेंस, वो इस लड़ाई से राजी नहीं है। वो अपने आप को, ये जो इसराइल की लड़ाई है, इससे अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। और ये अब दिखाई दे रहा है, उनके एक दो इंटरव्यूज में ये बात सामने आई। फिर कुछ लोगों ने जो उनसे रब्ता किया तो वो गुरेज कर रहे हैं। जेडी वेंस अपने आप को दूर रखना चाह रहे हैं। एक डायरेक्टर का इस्तीफा भी आ गया है, कुछ और इस्तीफे भी सुनने में आ रहा है कि अमेरिका में आ सकते हैं। तो अमेरिका की आलमी हमायत में भी कमी हुई है, यानी 79%, लगभग 80% के करीब अमेरिका की जो आलमी सतह पर एक मकबूलियत थी उसमें कमी हुई है। और 2024-25 के मुकाबले में दुनिया में जो सबसे नापसंदीदा मुल्क है, डाटा के मुताबिक, ये CNN ने एक रिपोर्ट जारी की है, वैसे दुनिया में जो सबसे नापसंदीदा मुल्क है वो इसराइल है। और उसके बाद अब इस वक्त दुनिया में जो सबसे नापसंदीदा मुल्क देखा जा रहा है ये ईरान पे अटैक के बाद, वो अमेरिका है। और सारी दुनिया ये समझती है कि अमेरिका ने इसराइल की लड़ाई में हिस्सा लिया और इसराइल ये समझता है कि उसको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो मुआखजे के इम्कानात हैं, क्योंकि ट्रंप की बात हो रही है, मैं चलता हूं अभी एनर्जी वाले मामले में, लेकिन ट्रंप के जो मुआखजे की बात हो रही है उसका इम्कान कितना है? 69%, 69% इस बात का इम्कान है कि डोनाल्ड ट्रंप की इंपीचमेंट कर दी जाएगी। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है मुआखजा करना या इंपीचमेंट करना जिससे सदर फारिग हो जाता है। सदर के पास इख्तियारात रहते नहीं है, और अगर ये फारिग कर दिया जाए तो फिर नायब सदर आ जाएगा। तो नायब सदर उसके लिए ऐसा लगता है अभी से तैयारी कर रहा है, अपने आप को उन सारे कंट्रोवर्शियल मामला से दूर रख रहा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने फंसा दिया है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास वक्त कम रह गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका और दुनिया भर के लिए। ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो रही है लड़ाई। ये ऐसा लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है। अब अमेरिका के पास पीछे हटने का रास्ता भी नहीं है और इसराइल भी इसके अंदर बहुत बुरी तरह फंस गया है। इन्होंने जो अटैक किया है वो पारस गैस फील्ड है जहां पे अटैक किया गया है। ईरान अपनी ज़रूरत की 80% गैस यहां से हासिल करता है, जबकि 40% बिजली जो पूरे ईरान के अंदर जाती है, 40% इलाकों में, वो ईरान की इस इलाके से बनती है, इसी गैस फील्ड से बनती है। और यहाँ पे अटैक किया गया है इसराइल और अमेरिका की जानिब से। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर उसके तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया गया, और अमेरिका ने कहा था कि 1 घंटा लगेगा ये काम करने में, तो ईरान ने कहा था कि फिर आधा घंटा लगेगा पूरे खलीज की बिजली बंद करने में। अब क्या तवानाई का बहरान पूरे खलीज में पैदा हो जाएगा? क्योंकि यहाँ मेरे पास एक और भी खबर है। ईरान ने अरब ममालिक की तरफ जाने वाली ज़ेरे ज़मीन जो केबल है, इंटरनेट केबल, उसे काटने का भी इंदिया दिया है, और इसका फैसला ईरान आज रात को करेगा। ये खबर आ चुकी है, ईरान आज रात को ये फैसला करेगा कि क्या वो इंटरनेट केबल काटने जा रहा है या नहीं। क्योंकि ईरान को ये लगता है कि इस इंटरनेट के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं और बहुत सारी सहूलत मिलती है अमेरिका को, इसराइल को, कि वो इस रीजन के अंदर इंटरफेरेंस करता है। अगर ये इंटरनेट केबल काट देंगे तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलना उनको बंद हो जाएगी, उनको बहुत सारी सहूलत मिलना बंद हो जाएगी। अब इसका नुकसान पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक को भी होगा, गो के ईरान को भी हो सकता है। लेकिन ईरान ने अरब ममालिक की इंटरनेट केबल काटने का जो एक इंदिया दिया है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मगर उन्होंने कहा था कि खलीजी ममालिक के ऊपर वो अटैक करेंगे। अब वो करते नहीं करते ये आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का अब छेड़ दिया गया है, जिस पे मना किया था डोनाल्ड ट्रंप ने और इसराइल ने। ये क्यों किया? देखिए, एक बात आप याद रखें कि इसराइल को ये बात समझ आ गई है कि ये वो आखिरी मौका है जिसको हाथ से नहीं जाने देना। इसराइल हर हाल में ईरान की मुकम्मल तबाही चाहता है। उसे ये पता है कि ये मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा कभी अमेरिका हाथ नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका में जितनी बेइज्जती मौजूदा हुकूमत की हो गई है, दोबारा कोई हुकूमत इसराइल के कहने के ऊपर इस लड़ाई में नहीं उतरेगी। और जिस तरह दुनिया ने अमेरिका को अकेला कर दिया है, अब ईरान के ऊपर दोबारा अटैक करना अमेरिका को साथ लेकर इसराइल के लिए ख्वाब रह जाएगा।
लिहाजा इसराइल ये चाहता है कि ये एक आखिरी मौका है ईरान को तबाह करने का। वो इस मौके को किसी सूरत ज़ाया नहीं करना चाहता, ये उसके सर्वाइवल का मामला है। अगर इसराइल ने एक्सपेंशन करनी है, जो तौसीह करनी है, उनका एक प्लान है कि ग्रेटर इसराइल का, अगर वो सारे काम करने हैं तो ईरान को ख़त्म करना पड़ेगा उन्हें। और अगर वो ये इस मरतबा नहीं कर पाए तो आइंदा नहीं कर पाएंगे। देखें, ईरान अगर एक एटमी कुव्वत बन जाता है फिर तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा, फिर तो ये कभी भी नहीं कर पाएंगे। और अगर अमेरिका इस मरतबा इस लड़ाई से निकल जाता है तो दोबारा इसराइल अमेरिका को इस लड़ाई में नहीं ला पाएगा। नेतन्याहू ने बड़ी कोशिश की है अमेरिका को इस लड़ाई में लाने के लिए, 8 दौरे किए उसने अमेरिका के, किसी हुक्मरान ने इतने दौरे नहीं किए। और जितना उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ टाइम गुजारा, जितना उसने इनके वुज़रा के साथ, लोगों के साथ, टीमों के साथ, और जितनी एंगेजमेंट, जितनी लॉबिंग उन्होंने की है, वो दोबारा कर नहीं पाएंगे। अगर वो इस लड़ाई से इस मरतबा निकल गए तो अमेरिका को और ख़ुद को दोबारा इस लड़ाई में लाने के काबिल नहीं होंगे। इस वजह से वो ये चाहते हैं कि जो होना है वो कर लिया जाए, और इसराइल बड़े से बड़ा नुकसान बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार है। अली लारिजानी की शहादत के ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया ईरान ने, बहुत बमबारी की है। और आज रात को खौफनाक बमबारी की जाने की इतलात है कि एक बड़ी लहर जो है वो मिसाइलों की जाएगी इसराइल की जानिब। अब इसराइल की जो है वो मिसाइलों को रोकने की कैपेसिटी भी बहुत कमज़ोर हो गई है, वो नहीं रोक पा रहे जैसे वो पहले रोक लेते थे। तो अब उनके शहरों के अंदर धमाके हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। जो इसराइली शहरी हैं वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं, तनाव का शिकार हैं, वो बेचारे ज़हनी मरीज़ बनते जा रहे हैं बंकर्स के अंदर रह रह के। कई बंकर्स भी तबाह हो गए हैं। और अब इस मरतबा जो ईरान मार रहा है बम, वो पहले से ज़्यादा खौफनाक है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो रद्द-ए-अमल बड़ा शदीद था गुज़िश्ता रात ईरान की जानिब से, और ईरान ने बदला लेने का ऐलान भी किया है। इसराइली शहरों पे बम बरस रहे हैं, लेकिन जो अभी भी मेरे दिमाग में बड़ा सवाल है वो ये है कि ईरान अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही किस नौयत की हुई है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। और फिर ईरान उसके ऊपर रद्द-ए-अमल किस नौयत का देता है। ईरान के पास अपने ऑप्शन हैं। और दूसरी एक चीज़ और, अली लारिजानी के कत्ल के ऊपर जब इराक़ची से पूछा गया, वज़ीर ख़ारजा से, कि आपकी राय क्या है, तो उन्होंने कहा जी इनको समझ नहीं आ रही, हमारे लिए एक आदमी का मरना मसला ही नहीं है। उनका सुप्रीम लीडर मारा गया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो उसी तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामनई की शहादत हुई, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा, उन्होंने कहा ठीक है अगला आ जाएगा। यहां पे एक स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई हुई है, पहले 3 से 4 बताया जा रहा था और अब ये बताया जा रहा है कि 7 बंदे नॉमिनेट किए हुए हैं कि अगर ये बंदा मारा गया तो इसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। 7 बंदे इन्होंने नॉमिनेट किए हुए हैं। उन्हें इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका कौन सा बंदा मारा गया। असल मामला जो ईरान का सबसे बड़ा चैलेंज है पहले दिन से लेकर अब तक, जो मैं बार बार कह रहा हूं, वो उनकी चेन ऑफ कमांड है। अगर वो अपनी चेन ऑफ कमांड बरकरार रखने में कामयाब रहे, और उन्होंने चंद महीने निकाल लिए, अगर ये लड़ाई चंद महीने तक चली तो, अगर उन्होंने इतना टाइम निकाल लिया तो फिर उसके बाद ईरान के लिए कोई खतरा बाकी नहीं रहेगा। ईरान ये लड़ाई जीतने का ऐलान भी कर सकता है। अमेरिका ने तो 9-10 दफ़ा ऐलान कर दिया, ईरान ने एक मरतबा भी इस किस्म का ऐलान नहीं किया। बहरहाल रशिया बहुत मदद कर रहा है ईरान की, और आज़रबाईजान के रास्ते बहुत सारी इमदाद ईरान को पहुंच रही है, बहुत सारे कंटेनर्स ईरान में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि आज़रबाईजान की सरहद जो है ना वो ईरान के साथ मिलती है, और तुर्की की सरहद भी ईरान के साथ मिलती है। तो आज़रबाईजान के रास्ते, या आज़रबाईजान जो है वो सामान की खेप लगातार ईरान में भिजवा रहा है, और इमदादी सामान ईरान के अंदर जा रहा है। रशिया ने जो मदद की है, अमरीकी अड्डों और असासों की निशानदेही की है, उनकी मालूमात दी है, उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग की है, सैटेलाइट तस्वीर और हमलों में काफ़ी मदद की है रशिया ने। और कुछ अमरीकी जो तज्ज़ियाकार हैं वो बरमला कहते हैं कि चाइना ने जो ईरान की मदद की है अब वो कोई सोच भी नहीं सकता। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ईरान अब भी पैसे कमा रहा है। कैसे? ईरान ने पूरी दुनिया की तेल की रसद तो बंद की हुई है, लेकिन ईरानी तेल जा रहा है। ईरानी तेल लगातार जो है वो आगे बढ़ रहा है पानियों के अंदर, वो चाइना को भी तेल दे रहा है। जहाँ जहाँ पे और भी ईरान तेल दे सकता है वो अपना तेल फराहम कर रहा है। हत्ता कि जो पाकिस्तान के अंदर ईरानी तेल आता है वो आप सब जानते हैं कैसे आता है, तो वो सिलसिला भी नहीं रुका, बल्कि उसके अंदर ज़्यादा तेज़ी आ गई है। तो अब ये जंग शुरू तो हुई थी ईरान की मुखालफत से, और उस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा रद्द-ए-अमल था दुनिया में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ये जंग ख़त्म होगी तो ईरान को बहुत कुछ मिल जाएगा। गो कि ईरान में बहुत तबाही हुई है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, उनके बड़े बड़े लीडर जो हैं वो मार दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जब ये लड़ाई ख़त्म होगी तो ईरान के पास काफ़ी मौका होगा, लेकिन तब तक उन्हें अपनी चेन ऑफ कमांड बरकरार रखनी पड़ेगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।